हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि हम बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर से पूछे जाने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये नंबर 2 रहेगा। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैम में चीनी की सांद्रता कितनी होती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछा गया जैम में, किसमें पूछी गई चीनी की सांद्रता, जैम में पूछी गई है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि 10 डिग्री ब्रिक्स, 40 डिग्री ब्रिक्स, 68 डिग्री ब्रिक्स या फिर 90 डिग्री ब्रिक्स। तो आपका राइट आंसर क्या है, आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जैम, तो जैम सबसे पहले तो बनता किसका है। ठीक है, सबसे अच्छा अगर आपसे पूछता है कि जैम सबसे अच्छा किसका बनता है तो आपको क्या बताना है, सेव का बनता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है कि जो जेली बनती है, ठीक है, याद रखिए इन दोनों से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, तो ये बनती है अमरूद की बनती है। याद रखिएगा, जैम बनता है सेव का और जेली बनती है अमरूद की। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर कि जैम में चीनी की सांद्रता कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं जैम, तो जैम में तो चीनी की सांद्रता कितनी होती है, ये होती है 68 डिग्री ब्रिक्स होती है। कितनी होती है, 68 डिग्री ब्रिक्स होती है। और अगर आपसे पूछता है जेली में, तो जेली में याद रखिएगा चीनी की सांद्रता कितनी होती है, ये होती है 65 डिग्री ब्रिक्स होती है। याद रखिएगा कि जैम में 68 और जेली में 65 डिग्री ब्रिक्स होती है। जेली किसकी अच्छी बनती है, अमरूद की, और जैम किसका अच्छा बनता है, सेब का बनता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि पूरक विधि में पूरक पौधों के रूप में सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि पपीता, अनार, आम या फिर खजूर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक विधि होती क्या है। तो आपने सुना होगा, याद है, एक होती है वर्गाकार मेथड। ठीक है, तो इस वर्गाकार मेथड में 4 पौधे कहाँ पर लगाए जाते हैं, चारों कोनों पर, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा प्लांट लगाया जाता है जो कि इन चारों के मध्य में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है, इन चारों के मध्य में लगाया जाता है। और ये जो मध्य में पौधा लगा हुआ है, ठीक है, इस पौधे को क्या बोला जाता है, पूरक पौधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूरक पौधा बोला जाता है। अब याद रखिए, पूरक पौधे के रूप में केवल उसी प्लांट को हम यूज़ करते हैं, उसी प्लांट को हम प्रयोग में लेते हैं जो कि कम एज का होता है। क्या, कम एज का होता है। जैसे कि मान लीजिए केला हुआ, पपीता हुआ, तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, 11 से 12 मंथ होती है। तो ऐसे प्लांट को हम लेते हैं। अब इनको लेते क्यों है, ये भी तो रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो विधि होती है हमारी वर्गाकार, तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्लांट लिया जाता है, तो इसमें ये पौधा होता कौन सा है। याद रखिए, सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि कम उम्र का होना चाहिए, मतलब कम समय में ये हमें अर्निंग दे देना चाहिए। क्यों लेते हैं, यही तो इसका रीज़न है। क्यों, क्योंकि ये जल्दी से हमारी इनकम है उसको स्टार्ट कर देता है। और जो बाकी 4 प्लांट रहते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ टाइम लेके, जैसे कि मान लीजिए 3-4 साल में इनसे अर्निंग होती है। और तब तक हम क्या करते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा प्लांट लिया है जिसे पूरक पौधा बोला जाता है, इससे हम अर्निंग करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है वो भी प्रॉपर वे में चलती रहती है, जो इनकम है वो भी प्रॉपर वे में चलती रहती है। तो इसीलिए याद रखिएगा, पूरक प्लांट को लगाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया कि ये पूरक पौधा है वो कौन सा उपयुक्त रहता है। तो हमने अभी आपको बताया केला और पपीता। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए कि पपीता, अनार, आम या खजूर। तो अभी तो आपको बताया कि केला और पपीता कौन सा है सबसे उपयुक्त, याद रखिए केला और पपीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुखाने की क्रिया सर्वाधिक किसमें प्रचलित है। तो याद रखिएगा, सुखाने की पूछा गया है कि बेर में, गाजर में, मटर में या फिर रास्पबेरी में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है ड्राइंग, तो ड्राइंग सबसे ज़्यादा किस में की जाती है, मटर में की जाती है, बेर में की जाती है, गाजर में की जाती है, फिर रास्पबेरी में की जाती है। तो ये की जाती है, याद रखिएगा, मटर में की जाती है। किस में की जाती है, ड्राइंग सबसे ज़्यादा ये की जाती है मटर में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि लसोड़ा का कुल। अब याद रखिए, यहाँ पर पूछा गया लहसुआ का कुल कौन सा होता है, एनाकार्डियेसी, रोजेसी, बोरोजेनेसी या फिर यूरोफोबिएसी। ठीक है, यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है और ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लसोड़ा या फिर लहसुआ का कुल कौन सा होता है, एनाकार्डियेसी, रोजेसी, बोरोजेनेसी या फिर यूरोफोबिएसी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है इनका कुल, तो वो कौन सा होता है, ये होता है बोरोजेनेसी होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, लहसुआ,
ये होता है बोरेजिनेसिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूध में औसतन कितने प्रतिशत लैक्टोज होता है। याद रखिएगा लैक्टोज, तो लैक्टोज कितना होता है, क्या पूछा गया है, एवरेज जो लैक्टोज होती है मिल्क में ये कितना होता है, 2.5%, 3.5%, 4.5% या फिर 5.5%। आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा दूध में औसतन कितने प्रतिशत लैक्टोज होती है, तो ये होती है 4.5%। याद रखिएगा अगर आपसे एवरेज पूछाता है तो आप क्या राइट आंसर बताओगे, 4.5%। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा कि कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए नाइट्रोजन की अनुप्रयोग की सामान्य मात्रा क्या है। ठीक है, यानी डोज हम देते हैं नाइट्रोजन, ये कितनी हमें देनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है कि 40 से 46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 120 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 150 से 170 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कुकुरबिट्स के लिए, तो कुकुरबिट्स के लिए जो नाइट्रोजन का हम यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन डोज का हम इस्तेमाल करते हैं, ये कितनी होनी चाहिए, लगभग 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, और ये क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपको स्पेशली याद रखना है कि टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य परिरक्षक कौन सा होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, एसोर्बिक अम्ल या फिर सोडियम नाइट्रेट। 4 ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिएगा अगर आपसे कभी भी पूछा है टमाटर सॉस, तो टमाटर क्या होता है, सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक होते हैं रंगीन, क्या होते हैं, एक होते हैं रंगीन फल और एक होते हैं रंगहीन फल। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है रंगीन, ठीक है, अगर आपसे पूछता है रंगीन, तो रंगीन में किसका प्रयोग किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया है, सॉरी सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है रंगीन में, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया है। और अगर आपसे पूछता है रंगहीन फलों के लिए, तो रंगहीन फलों को अगर आप परिरक्षित कर रहे हो, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया है, वो किया है, याद रखिएगा KMS का प्रयोग। किसका प्रयोग किया है, KMS का प्रयोग किया है, मतलब पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग किया है या फिर सल्फाइड का प्रयोग किया है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा, रंगीन के लिए सोडियम बेंजोइट और रंगहीन के लिए KMS पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, टमाटर, और टमाटर क्या होता है, रंगीन होता है। तो रंगीन के लिए अभी आपको बताया था सोडियम बेंजोइट, तो बेंजोइट में याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल होता है। सोडियम बेंजोइट में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। याद रखिएगा हमेशा कि सोडियम बेंजोइट में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, खीस में, दूध में, दही में या फिर घी में। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक प्रोटीन, तो ये किस में होती है, ये होती है खीस में होती है, कोलेस्ट्रम में होती है। किस में होती है, कोलेस्ट्रम या खीस में होती है। अब कोलेस्ट्रम तो आप सभी जानते हो, कोलेस्ट्रम होता क्या है, तो याद रखिएगा पशु ब्याने के तुरंत बाद जो हल्के पीले रंग का जो स्त्राव होता है, पशु ब्याने के तुरंत बाद जो हल्के पीले कलर का जो स्त्राव होता है, उसे ही याद रखिएगा कोलेस्ट्रम बोला जाता है। और इस कोलेस्ट्रम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, याद रखिएगा, मतलब इसका जो सबसे पहले या फिर सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है बछड़े को पिलाने का, वो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। क्या होता है इसका मेन उद्देश्य, ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है, याद रहेगा कोलेस्ट्रम क्या होता है कि यानी कोई से भी मादा पशु के ब्याने के तुरंत बाद हल्के पीले रंग का स्त्राव क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसको क्यों पिलाया जाता है बछड़े को, याद रखिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए। इसके साथ साथ एक और बात आप याद रखिएगा कि जो खीस पिलाया जाता है, जो खींच बछड़े को पिलाया जाता है, ये कितना पिलाया जाता है, मतलब इसकी मात्रा भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखिएगा ये कितना पिलाया जाता है कि जो बछड़ा होता है उसके शरीर भार का, याद रखिएगा उसके शरीर भार का 10वां हिस्सा पिलाया जाता है। याद रखिएगा कितना पिलाया जाता है, शरीर भार के 10वां हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए, पक्का क्वेश्चन है, आपको नंबर ये जरूर देगा। आपकी कोई सी भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बार
कि वसा परीक्षण के लिए ब्यूटाइरोमीटर में दूध की कितनी मात्रा रखी जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो मिल्क की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्वालिटी के बारे में नहीं पूछा गया है, बल्कि यहाँ पर पूछा गया क्वांटिटी के बारे में। किसमें? जो वसा परीक्षण केस है उसमें। तो कितनी मात्रा इसकी रखी जाती है, किसकी? दूध की कितनी मात्रा रखी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10 ml, 10.75 ml या फिर 11 ml या फिर 1 ml। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि वसा परीक्षण में जो ब्यूटाइरोमीटर का हम यूज़ करते हैं, इसमें जो दूध की मात्रा रखी जाती है ये कितनी रखी जाती है, तो याद रखिएगा एग्जैक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, आप 10 याद नहीं रख सकते, बल्कि आपको क्या याद रखनी है, 10.75 ml का हम यूज़ करते हैं। कितने का हम यूज़ करते हैं, याद रखिएगा 10.75 ml का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कन्फर्म आपको याद होना चाहिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि दूध में कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। दूध में कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे बोला जाता है लैक्टोज। दूध में कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है, लैक्टोज बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, लैक्टोज बोला जाता है। इसके साथ साथ एक कॉमन क्वेश्चन है, वो तो आप सभी को पता है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, केसिन के कारण, और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और इसमें याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आपको याद रखना होगा कि वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो ये होता है 0.93 होता है। कितना होता है, याद रखिएगा वसा का आपेक्षिक घनत्व ये होता है 0.93% होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।